हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है, उसका डिस्कशन सेट रहेगा 69। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वहाँ पे क्या होगा। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है 25 सेंटीमीटर से कम होगा, तो उस क्षेत्र को क्या माना जाएगा, मरुस्थल माना जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। चावल के लिए कितना वर्षा जरूरी है, तो 150 सेंटीमीटर, और गेहूं के लिए कहेगा तो 100 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा, जो कि स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। 2 नंबर देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा घाघरा। घाघरा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, सोन भी गंगा की सहायक नदी है। बेतवा नदी, केन नदी और चंबल नदी ये तीनों किसकी सहायक नदी है, तो यमुना के। केन नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश के रायसेना से निकलती है, और चंबल भी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है किस दर्रे से होकर, ये यांग्याप्पा दर्रा से। ऑप्शन हो जाएगा बी, यांग्याप्पा दर्रा से होकर प्रवेश करती है। बोमडिल्ला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप्पा दर्रा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तीनों स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेक दर्रा कहेगा तो ये उत्तराखंड में है। 4 नंबर हो जाएगा, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रिज ये स्थित है कहाँ पे, तो हिंद महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। छोटा कहेगा, छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर। लक्षद्वीप कहेगा कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गरीबी की निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था, तो ये किस वर्ष किया था, तो ये किए थे 2004 में। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2004 में हुआ था। डीटीएच की शुरुआत भी 2004 में हुआ था। फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। भगवती जो समिति है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हो जाएगा बेरोजगारी से। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर है, इधर क्षेत्र दिया गया है और इधर उत्पादन दिया गया है, कौन सा किससे संबंधित है, देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित इसमें से क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कहेगा, आपको बताना है कि क्या है, तो इसे मधुमक्खी जो पालन है ये इसका संबंध हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है जूते के कारखाना। तृतीय से संबंधित है सलाहकारी संस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एपी कल्चर में मधुमक्खी जो है इसका पालन किया जाता है। और जो व्हाइट पर्वत है ये कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और एटलस पर्वत कहेगा तो ये अफ्रीका में स्थित है। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला कहेगा तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान की जो खेतड़ी है ये कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 8 नंबर हो जाएगा, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व के पहला देश कौन सा है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व के पहला देश कहेगा तो ये हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन हो जाएगा बी। झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को। उगते सूर्य का देश किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। डूबते सूर्य के देश कहेगा किसे बोलेंगे, डूबते सूर्य के देश बोला जाता है ब्रिटेन को। और उगते सूर्य के देश बोला जाता है जापान को। काला वन कहाँ पे पाया जाता है, काला वन पाया जाता है जर्मनी में। और काला पर्वत कहेगा तो ये पाया जाता है भूटान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें अध्यक्ष सहित टोटल सदस्य संख्या 7 थी।
संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कहेगा तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो प्रारूप समिति थी जिसे मसौदा समिति भी बोलते हैं, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मानव अधिकार ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संघीय शासन जो व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। 11 नंबर हो जाएगा, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आध्यात्मक। आध्यात्मक इसे बोला जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया भाग 14 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। और वही कहेगा संघ और राज्यों के संबंध का उल्लेख किस भाग में है? तो ये है भाग 11 में। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में मिलता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलिन करना है। और ये जब दिया गया है ये सभी रीट है जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है ये दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो ये रीट दिया गया है जिसका मिलाना है कि अर्थ इसका क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा शरीर प्रस्तुत होना, यानी शरीर जो है इसे प्रस्तुत करें। परमादेश के अर्थ हो जाएगा, परमादेश को होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध के क्या हो जाएगा? प्रतिषेध के अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा के हो जाएगा किस अधिकार से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है ये होता है प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक कहेगा तो ये प्रधानमंत्री के पास होता है। और अनुच्छेद जो 53 है इसमें कहा गया है संघ के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। 15 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन हो जाएगा ए। जो बजट शब्द है इसका जो करा उल्लेख संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि इसके बदले जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है अनुच्छेद किसमें है? तो 112 में है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 5, ऑप्शन हो जाएगा ए। निर्वाचन आयोग के गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। अनुसूची की संख्या टोटल कितनी है? तो 12 है। 7 नंबर हो जाएगा, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब के संबंध में करा है कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, औरंगजेब ने सभी धर्म को मानता था, ये कथन सही है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया दिया था, तो यही गलत है। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाया था और अर्जुन देव को कहेगा तो जहांगीर ने फांसी दिलवाया था, तो यही गलत था, ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा देख लेते हैं, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, ये कथन जो है सही है। औरंगजेब ने
जजिया कर को 1679 में पुनः लागू किया था। इससे पहले अकबर ने समाप्त किए थे कब? 1565 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डेमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डेमिंग पायस है, ये आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। बारबोसा कहेगा तो ये बारबोसा विजयनगर आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कोंटी कहेगा तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नूनीज आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। 19 हो जाएगा, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया था 5 भाग में। ऑप्शन हो जाएगा बी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भाग में विभाजित किया? तो ये 7 भाग में। कि किसने कहा था कि आर्यों के मूल निवास मध्य एशिया है? तो ये बोले थे मैक्स मुलर। आर्यों की जो भाषा थी ये थी संस्कृत और इनकी पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन हो जाएगा बी। स्थित है पाक में, हड़प्पा भी पाक में स्थित है। और वही आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि स्थित है कहाँ पे? तो भारत के हरियाणा राज्य में। कालीबंगन कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। 21 नंबर हो जाएगा, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये गंडक के प्राचीन नाम है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सतलज के प्राचीन नाम कहेगा तो शतुद्री हो जाएगा। झेलम के प्राचीन नाम हो जाएगा वितस्ता और ब्यास के प्राचीन नाम कहेगा तो ये हो जाएगा विपाशा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे सरस्वती में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। महावीर के जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली बिहार में महावीर की जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या थी? तो ये थी 15 वर्ष। 23 नंबर है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो ये किस जगह साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे लाहौर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। लाला लाजपत राय के अन्य नाम कहेगा तो इन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से जानते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। विरोध इसका इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के जो 1919 में अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और राष्ट्रीय गान भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहे थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो गांधी इरविन समझौता था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका अन्य नाम कहेगा तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। BHU की गठन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय किए थे 1916 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कहेगा कौन कौन थे? तो सरोजनी नायडू तथा तेज बहादुर सप्रू ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 25 नंबर हो जाएगा, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? अपने अध्यक्षीय संबोधन के लिए किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा सी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, इसका अध्यक्षता किए थे
और 1939 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, इसका भी अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार बने 1893 में लाहौर अधिवेशन, तीसरी बार बने थे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1929 में कहेगा तो लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में जो कि कांग्रेस की पहली बैठक किसी गांव में हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में, उसका भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के प्रस्ताव दिए थे सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग के गठन हुआ था 1906 में, कहाँ पे, तो ढाका में, और इसकी पहली बैठक हुई थी 1908 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गठन किसने किया था, सर सैयद अहमद खां। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रकाश संश्लेषण जो है ये किस में होता है, क्लोरोफिल में। ये हरित लवक है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। 28 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सभी क्या है, तो पादप हार्मोन है। वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कहेगा तो ऑक्सिन हो जाएगा, जिसका खोज डार्विन किए थे 1880 में। कोशिका विभाजन में कौन भाग लेता है, तो ये लेता है साइटोकाइनिन, खोज किए थे मिलर 1955 में। पौधे को लंबा कौन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन, इसके खोज किए थे कुरुसोवा कब, तो 1926 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखते हैं हैजा किससे होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से। डेंगू किससे होता है, डेंगू होता है वायरस से। पाँव, फील पाँव ये किससे होता है, ये होता है कृमि से। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में हो जाएगा निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन आनुवांशिक रोग है, तो ये हो जाएगा हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया और इसके बाद होगा थैलेसीमिया। हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया और थैलेसीमिया जो है ये सभी आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो इसमें रक्त के थक्का नहीं बनता है। और जो थैलेसीमिया है इसमें हीमोग्लोबिन जो है खराब होने लगता है। थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को, और हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 31 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है, तो इसमें सभी आता है। इसमें सभी हो जाएगा एकैस्टिक्स, उसके बाद पिनबर्ग, उसके बाद होता है फिलेरेसिस। फिलेरिएसिस हो जाएगा, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो निमेटोडा संघ के अंतर्गत। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में मुख्यतः 3 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये हो जाएगा 3 प्रकार के कौन कौन सा एंजाइम, माल्टोज हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा और एमाइलेज हो जाएगा। 33 है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, तो कोशिकीय ईंधन आपको बोला जाता है ग्लूकोज को। ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनता है, तो ये बोलता है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर सुक्रोज को बोला जाता है। सबसे मीठा इसमें से कहेगा तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज। 34 नंबर है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। अधिकांश जो कीट है ये कैसे श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। मेढक कैसे श्वसन करता है, तो त्वचा से, और मनुष्य श्वसन करता है फेफड़ों से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साबुन के पतले झाग में
चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का ये परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये है परावर्तन और व्यतिकरण के परिणाम। ऑप्शन हो जाएगा ए। तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत कर है किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो संचार है किस मंडल में ये पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल होगा न्यूनतम, यानी कि घटेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही जी के मान कहेगा ध्रुव पे, तो ध्रुव के पे जी के मान जो होता है अधिक होता है। 38 नंबर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 नंबर है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होती है? तो इसमें परिवर्तित होता है दिशा। ऑप्शन हो जाएगा डी। जड़त्व के माप को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं द्रव्यमान। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों की परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो केवल एक को छोड़कर वो हो जाएगा हीलियम। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि हीलियम जो है ये एस ब्लॉक के तत्व है और सभी इसको छोड़कर सभी जो अक्रिय गैस है अन्य ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा 0.93%। और कौन सा वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रेडोन, क्योंकि ये सबसे भारी अक्रिय गैस होता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जानते हैं? जिनोन को। और ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। 41 नंबर है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी मात्रा वायुमंडल में कहेगा तो 0.03% है। नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में हो जाएगा 21%। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है किसे? तो सोडियम तथा पोटेशियम को। सोडियम तथा पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। जो पोटेशियम है ये हृदय नियंत्रण के रूप में कार्य करता है और सोडियम कार्य करता है रक्त दाब नियंत्रण के रूप में। 43 नंबर हो जाएगा। निम्न में से हाइड्रोजन के कह रहा है कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होता है और इसमें कह रहा है कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक हाइड्रोजन की कौन सी है? तो ये हो जाएगा ट्राइटियम। ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कह रहा है कितने समस्थानिक होता है? तो दोनों को होता है 3। आगे बढ़ते हैं, 44 हो जाएगा। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन के रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H2। इसका IUPAC नाम कहेगा तो ये हो जाएगा इथाइन। CH4 ये मार्स गैस है जिसे मीथेन बोलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी का निम्न में से किसका उपनाम है? तो ये मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। इन्हें अमेरिका के गांधी बोला जाता है। जगजीवन राम की समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जानते हैं। 46 नंबर हो जाएगा, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म हो जाएगा मदर इंडिया, जिसे नामित किया गया था 1957 में। लगान को नामित किया गया था 2001 में।
और सलाम बॉम्बे के नामित कब किया गया था? तो 1988 में। मदर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एम गोर्की यानी मैक्सिको गोर्की मदर पुस्तक के ये लेखक हैं। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैथरीन मेयो। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। और राष्ट्रीय कहेगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो ये किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगा मामल शैली के विशेषताएं हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इसे कौन बनवाए थे? तो इसे बनवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। 49 नंबर हो जाएगा, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको दादू दयाल। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो चैतन्य थे, ज्ञानेश्वर और नामदेव ये सभी भक्ति संत थे। 50 नंबर हो जाएगा, खेल ही जीवन है के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो खेल ही जीवन है इस सिद्धांत को कौन प्रस्तुत किए थे? जॉन डेवी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे 1 लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है, तो न्याय की जंजीर कौन स्थापित किए थे? जहांगीर। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास और मोहम्मद मुराद। जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार हो जाएंगे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद। जो मंसूर थे ये प्रसिद्ध थे बाज यानी जो बाज के चित्र बनाए थे, ये चिड़िया के चित्र बनाते थे। बैलगाड़ी के चित्र कौन बनाए थे? तो अबुल हसन। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी दी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस आए थे 1609 में और सर टॉमस रो आए थे 1615 में। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नूरजहां के द्वारा। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, इत्माद उद्दौला का मकबरा का निर्माण कौन करवाए थे? तो नूरजहां ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना के रखा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इधर देखते हैं, इधर युद्ध है और ये किस वर्ष लड़ा गया था और इसका परिणाम क्या होगा देख लेते हैं। धर्मट का युद्ध ये कब हुआ था? अप्रैल 1658 में। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? मई 1658 में। इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई थी। देवराई का युद्ध कब हुआ था? देवराई की युद्ध
मार्च 1659 में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब की विजय हुआ था। और इसी से संबंधित एक देवरा का युद्ध है, देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था और देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। इसमें हुमायूं लड़े थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।